उधर महाराष्ट्र के बीजेपी लीडरान आज रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाले। इस मीटिंग में बीजेपी लीडरान महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात पर गवर्नर के साथ तबादला ख्याल कर सकते हैं। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर के जरिए रियासत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर लगाए गए इल्जाम के बाद बीजेपी लीडरान की गवर्नर के साथ ये पहली मुलाकात है। बीजेपी वफद में महाराष्ट्र बीजेपी के साथ चंद्रकांत पाटिल के अलावा सुधीर मंगटीवार और आशीष शेलार भी शरीक रहेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये रस्मी मुलाकात है। तो महाराष्ट्र की बीजेपी लीडरान आज रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाले। नाजरीन, इस मीटिंग में बीजेपी लीडरान महाराष्ट्र के जो मौजूदा सियासी हालात है उस पर गवर्नर के साथ तबादला ख्याल कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा कि ये रस्मी मुलाकात होने वाली है, इसमें सियासी बातचीत नहीं होनी है, लेकिन जिस तरह के पस मंजर है, जिस तरह के हालात है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसी ताल्लुक से गवर्नर से ये मुलाकात करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी लीडर राम कदम जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल इस वक्त चल रहा है, इसको बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए, अतीत में आजाद भारत की इस भूमि पर इस प्रकार का भूचाल किसी ने नहीं देखा। देश में इतने राज्य है, इतने शहर है, कहीं पर भी पुलिस खुद जाकर के बम रखे और जो नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, वो खुद पुलिस से कहे कि इतने इतने पैसे की वसूली करो। देश ने भ्रष्टाचार के मामले देखे हैं, पर जबरन वसूली के मामले देश ने शायद ही कहीं देखे होंगे इस प्रकार से। हालांकि जिन लोगों से रक्षा की उम्मीद है, जिन लोगों ने लोगों की सेवा करनी है, वहां की सेवा की बात तो छोड़े, पर लोग ही बम रख करके वसूली का उगाही का रैकेट चला रहे थे। ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी दुख भरी बात ये है कि ये तीनों दलों की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन तीनों दलों ने पूरी तरह से इनका चेहरा दागी बन गया है। तो बेशरम की हद की सीमा इन्होंने पार कर ली। अभी भी ना कोई माफी मांग रहा है, ना कोई इस्तीफा दे रहा है, अपनी कुर्सियां इनको छोड़नी नहीं है। सूरज, लेकिन आज इनकी कैबिनेट की मीटिंग है, ये भी बताया जा रहा है कि देशमुख जी को हटाया जा सकता है, कि वजीर दाखिला किसी और को बनाया जा सकता है। तो क्या बीजेपी इस पर मान जाएगी या बीजेपी लगातार एहतजाज करती रहेगी इस पर? देखिएगा, ये तो हम 28 दिनों से सुन रहे, हटाया जाएगा। 28 दिनों से सुन रहे। ये सारा मामला उजागर किया विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने, और तथ्यों के आधार पर किया, अध्ययन करके सबूत दिए। इतने सारे सबूत देने के बाद एक पल भी नहीं लगना चाहिए था हटाने को। शरद पवार जी स्वयं उन्होंने कह दिया था कि इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। कुछ घंटों के बाद बदल गए। अब बदले, क्या कारण था बदलने का? कौन सी ऐसी आफत आ गई कि उनको अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या देशमुख जी ने उनको धमकी दी कि बाकी भी लोग हैं जो ये उगाही की रैकेट में शामिल है, उनके नाम दे दूंगा? क्या हुआ? क्या कुछ तो हुआ होगा, तब जाकर के देशमुख जी पीछे हट गए, ये शरद पवार जी पीछे हट गए। और एक 24 घंटे में 2-2 बार उन्हें प्रेस वार्ता करनी होती है। इसी से पता चलता है कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। पूरी तरह से आपराधिक तत्वों में लिप्त है ये सरकार। क्या शरद पवार को भी इन चीजों में अंधेरे में रखा गया, क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रहे थे उसका बिल्कुल अलग ही उनको चीजें जो पेश की गई, उनको बताई गई, वो अलग चीजें बताई गई हैं? देखिएगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनको ब्रीफिंग गलत दी होगी, पर अब 15 फरवरी से 27 फरवरी शरद पवार जी कहते हैं कि होम क्वारंटीन थे जी। और जो बातें देवेंद्र फडणवीस साहब ने रखी है सामने, वे बातें ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं झूठ का सहारा ये महाराष्ट्र की सरकार लेती है। हमने देखा है कि झूठ की आयु लंबी नहीं होती। सच शुरू में परेशान होता है, पर उसकी सच की जीत पक्की होती है। तो उन्होंने जो कहा है सिंपल है। देशमुख जी का मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट लोकेशन टावर के साथ, 15 को सुबह कहाँ थे, रात को थे, वो मोबाइल के लोकेशन रिपोर्ट में पता चल जाता है।
वो लोकेशन रिपोर्ट और सीडीआर लोगों के सामने रख करके अपना दामन साफ है दिखा दे, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो यहां तक कह दिया कि आप कह रहे हो ना कि आप दागी नहीं हो, आपने कुछ नहीं करा, ये वसूली की रैकेट में आप शामिल नहीं हो, तो करिए ना मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की, दोनों की आप जांच क्यों नहीं करते? नार्को टेस्ट कराओ दोनों की। दोनों की नार्को टेस्ट कराने के बाद अगर उसमें ईमानदारी आती है, हम स्वागत करेंगे। अच्छा कदम जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज आप लोग गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ बातें हो सकती है, क्या मांग रखेंगे आप? जिस प्रकार से दो अलग अलग बातें हैं। एक, बड़े उद्योगपति के घर के बाहर बम रख करके उनको धमकाना। अब धमकाने का मकसद उगाही करना था, वसूली करना था, ये एक बात है। गृह मंत्री की ओर से खुले तौर पे अफसर को कहना कि मुझे हर महीने का 100 करोड़ रुपया चाहिए, और उससे भी गहरी बात कि 25 अगस्त को, यानी लगभग 8 महीने बीत गए, सवा 200 दिन हो गए, सवा 200 दिन से जो फोन कॉलिंग रिकॉर्ड की गई है, हमने नहीं की, इनके ही पुलिस वालों ने इनके कॉल रिकॉर्ड किए हैं। अब इनके ही पुलिस वालों ने इन्हीं के कॉल रिकॉर्ड किए। उस कॉल रिकॉर्ड में कैसे पैसे मांगे जाते हैं, ट्रांसफर के डीसीपी के कितने, एडिशनल सीपी के कितने, ये पैसे तय हुए हैं, और उसमें सारा रिकॉर्डिंग का डेटा इनके पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री के पास सौंपा। मुख्यमंत्री ने सवा 200 दिन उसके ऊपर फैसला क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी उनकी? कौन सा डर था उनको? और ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सारे लोग उसमें हिस्सेदार हैं, और हिस्सेदार है इसके लिए तो एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल राम कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।